हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम IQ। क्रैक एग्जाम IQ में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं NBS सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 35 प्रीवियस ईयर MCQs, जो कि बेस्ड होगा पॉस्को एक्ट, RTI एक्ट, लीगल एप्टीट्यूड, सर्विस रूल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रूल्स पे। यह टॉपिक आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी और यह वीडियो भी आपके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो में इन तक बने रहना। इस वीडियो का फ्री PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्लेलिस्ट वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है NBS रिक्रूटमेंट 2022। प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, यह वीडियो के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्ज़ाम इससे पहले 25 मार्च 2019 को हुआ था। ठीक है, उस समय असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को सिर्फ असिस्टेंट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उस समय जो वैकेंसी आई थी तो असिस्टेंट नाम से आई थी। ठीक है, उस समय भी क्या था, लेवल ये 6 की जॉब थी। अभी भी क्या है, लेवल 6 की है। ठीक है, ये 25 मार्च 2019 को हुआ था। ये शिफ्ट कौन सी थी, 9 AM to 11:30 AM। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं उस समय टोटल पोस्ट थी, ASO की पोस्ट थी उस समय 2019 में ओनली 2 पोस्ट थी। आप नोटिफिकेशन चेक करोगे साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर थे उसमें, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट थी और असिस्टेंट की पोस्ट थी। ठीक है, तो सेम पोस्ट अभी आई है। कितनी वैकेंसी है टोटल, फिलहाल वैकेंसी आई है 10, टोटल 10 वैकेंसी आई है, तो पहले से तो बेटर ही है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2019 में। पहला क्वेश्चन है, द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिकेट्स। द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिकेट्स। यह लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, लीगल एप्टीट्यूड से है ये क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा दैट नो अदर कोर्ट इन इंडिया शैल हैव द पावर टू इंटरटेन एनी सच सूट। दैट नो अदर कोर्ट इन इंडिया शैल हैव द पावर टू इंटरटेन एनी सच सूट। ये किसको कौन इंडिकेट करता है इसको, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज इन प्रोसीडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट स्पेशल कोर्ट वेदर अ पर्सन इज अ चाइल्ड और नॉट द इशू विल बी डिसाइडेड बाय। यह इशू किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट के द्वारा ये मतलब डिसाइड किया जाएगा कि कोई पर्सन चाइल्ड है अथवा नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या यह कथन सही है या नहीं, ये बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन 4 करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये भी आपका लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत लोग डाउट हो रहा था कि लीगल एप्टीट्यूड क्या होता है, तो देख लीजिए, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होते हैं या पॉलिटी क्वेश्चन होते हैं वही लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, For the purpose of higher education of subscribers' children, a partial withdrawn from the employee contribution is admissible, which will not exceed। कितने परसेंट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप लोग विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 25%। जो NPS कंट्रीब्यूशन होता है,
ठीक है। ये गवर्नमेंट रूल्स से क्वेश्चन है, ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स, एनपीएस का क्वेश्चन है ये। जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज़ का होता है, उससे जो पार्शियल विड्रॉन करना हो किसके बेस पे, फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स चिल्ड्रन, मतलब कि आप सब्सक्राइबर हैं, आप एम्प्लॉय हैं, कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में, ठीक है, तो आप पार्शियल विड्रॉन कितना परसेंट से अधिक नहीं कर सकते। इसका आंसर हो जाएगा 25%। किस बेस पे अगर मांगा जाए, फॉर द पर्पज ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ सब्सक्राइबर्स चिल्ड्रन, अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए पर्पज से मांगा जाएगा, तो 25% से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते कंट्रीब्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए, द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट शैल बी फाउंड इन द, यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, और स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट मीन समवर्ती सूची कहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है, यह मिलेंगे 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 7वें शेड्यूल में आपको मिल जाएगा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बेस्ड है पॉस्को एक्ट पे, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द पॉस्को एक्ट फॉलोइंग द, किसके बाद पॉस्को एक्ट इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पारित किया था, किस चीज़ के बाद। इसका आंसर हो जाएगा यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड के बाद पॉस्को एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पारित किया था, या इसके आधार पर पारित किया था। नेक्स्ट, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय, फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट के तहत मतलब संविधान में शामिल किए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बेस्ड है आपके आरटीआई एक्ट पे, ठीक है, आरटीआई के भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर द आरटीआई एक्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट कैन बी अपॉइंटेड एज सीआईसी। क्या यह कथन सही है? नहीं, ये कथन सही नहीं है, आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का लेवल डिस्कस कर रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है पॉस्को एक्ट पे, द पॉस्को एक्ट डिफाइंस अ चाइल्ड एज एनी पर्सन। क्या आंसर है इसका? बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। पॉस्को एक्ट डिफाइंस अ चाइल्ड ऑफ द एज बिलो 18 ईयर्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आया था लीगल एप्टीट्यूड पे, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंसर्ड इन मोर देन वन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 36 टू 51 के अंतर्गत डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है कथन? कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। क्या ये सही है? हाँ, ये कथन सही है। कैबिनेट पेपर्स इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, मतलब ये आरटीआई एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। ध्यान रखना आप लोग, कैसे पेपर है? कैबिनेट पेपर्स है। कैसे? इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो भाषण दिए जाते हैं उसके बारे में कुछ पूछा गया इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द
फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? द एनपीएस शैल हैव 2 टीयर्स, टीयर 1 एंड टीयर 2। अगर आप कहीं वर्किंग हो तो आपको पता होगा कि ये दोनों रहते हैं आपके एनपीएस अकाउंट में, टीयर 1 एंड टीयर 2, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टीयर 1 आपका मैंडेटरी होगा, जो नए नए ज्वाइनिंग होंगे कहीं पे उनको उनके अकाउंट में सिर्फ क्या होगा, टीयर 1 में ही आपका कंट्रीब्यूशन हुआ होगा। क्या है इसका मतलब? आंसर देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन टू टीयर 1 इज मैंडेटरी। जो टीयर 1 होता है वो मैंडेटरी होता है आपके अकाउंट से, उसमें ट्रांसफ़र हो गया ही जब सैलरी आएगी। और टीयर 2 मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है, आप चाहें तो उसमें जमा कर सकते हैं, नहीं जमा कर सकते हैं, ठीक है। एनपीएस। अगला क्वेश्चन देखा जाए। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने देखा 36 to 51 आर्टिकल्स जो किस पे बेस्ड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे बेस्ड है। और यह किस पार्ट का है, हमारे संविधान का कौन से पार्ट में है ये शामिल? पार्ट 4 में आते हैं क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 36 to 51 के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। सेक्शन 10 ऑफ द आरटीआई एक्ट डिफाइंस सर्वेबिलिटी क्लॉज एंड इसेंशियली मीन्स। सेक्शन 10 ऑफ आरटीआई एक्ट क्या डिफाइन करता है? सेक्शन 10 ऑफ द आरटीआई एक्ट डिफाइंस सर्वेबिलिटी क्लॉज। सर्वेबिलिटी क्लॉज को क्या डिफाइन करता है इसमें देखिए, तीसरा इसका आंसर है प्रोवाइडिंग द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर द एक्ट। प्रोवाइडिंग द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नॉट एग्जेम्प्ट अंडर द एक्ट। यह वो बताता है जो आरटीआई एक्ट के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड नहीं है, मतलब जिस इंफॉर्मेशन को दी जा सकती है उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म में सर्वेबिलिटी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इंटरेस्ट फॉर द एक्यूमुलेशन अंडर एनपीएस विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय। इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूशन होना है यह सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। प्रेजेंट में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 10% आपके अकाउंट से जाएगा और गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करेगी, उस आपका 14% सैलरी का कंट्रीब्यूशन करेगी गवर्नमेंट, और आपकी सैलरी से कितना जाएगा, 10%, ठीक है। ध्यान रखना कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए। Which of the following article enshrines the official language of the union shall be हिंदी in देवनागरी स्क्रिप्ट। मतलब हिंदी, बेसिकली हिंदी के बारे में, देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, ये आपका आंसर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 343 में हिंदी के बारे में बताया गया है। चाहे देवनागरी स्क्रिप्ट के बारे में बोले या हिंदी के बारे में बताए, तो आपको ये 343 आपका आर्टिकल याद रखना है। ये भी आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल डिस्क्राइब्स द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एग्जिस्टेंस को कौन सा आर्टिकल दर्शाता है, मतलब किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट इंडिया के एग्जिस्टेंस के बारे में, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल बताता है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 52, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड ऑफ ए सेक्सुअल असॉल्ट। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट क्या होना चाहिए, शैल बी कंडक्टेड बाय ए लेडी डॉक्टर। कोई गर्ल चाइल्ड के सेक्सुअली हैरास होती है कोई, तो उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है किस द्वारा किया जाता है, लेडी डॉक्टर के द्वारा ही किया जा सकता है, सिर्फ उसमें मेल डॉक्टर नहीं कर सकते इसका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आपको पॉक्सको एक्ट में बताया गया है, ठीक है। पॉक्सको एक्ट में बताया गया है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है ये इस एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट, ठीक है। यह ऑप्शन
स्टेटमेंट करेक्ट है। किसी भी चाइल्ड को रात में पुलिस स्टेशन में डिटेन करके मतलब रोक के नहीं रख सकते हैं। ये भी आपको पॉक्सो एक्ट में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बेस्ड है आपका आरटीआई पे। इफ अ कोर्ट ऑफ लॉ हैज एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू पब्लिश सर्टेन इंफॉर्मेशन, विल इट बी ओपन फॉर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर टू ऑर्डर प्रोवाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है, क्या ये इट विल बी ओपन? इसका आंसर हो जाएगा द CIC कैन इशू ऑर्डर टू द रजिस्ट्री ऑफ द कोर्ट टू प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग डिटेल में देख लेना इसका। अगला क्वेश्चन है द राइट टू प्रॉपर्टी एज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैज बीन एलिमिनेटेड बाय। मतलब पहले क्या था, फंडामेंटल राइट्स था क्या, राइट टू प्रॉपर्टी, यह फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन 44th अमेंडमेंट में इसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, यह फंडामेंटल राइट्स नहीं रह गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद से। अगला क्वेश्चन देखिए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इमरजेंसी वाज प्रोक्लेम्ड इन 1975। 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी किस आर्टिकल के तहत लगी थी? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352 सब सेक्शन 1। ठीक है, 352 के तहत 1975 में इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में, इंडिया में। नेक्स्ट, ये तो सबको पता ही होगा वैसे। पॉस्को स्टैंड्स फॉर, पॉस्को एक्ट में पॉस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पॉस्को का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द पॉस्को एक्ट द पुलिस ऑफिसर while recording the statement of the child shall, जब भी सेक्सुअली हरास कोई चाइल्ड होता है, ठीक है, तो पॉस्को एक्ट में ये बताया गया है कि जो पुलिस ऑफिसर होगा उससे जो भी स्टेटमेंट लेना चाहेगा, रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म में देख के क्या होता है, बच्चे डर जाते हैं, ठीक है, और कुछ भी बोलने से मतलब बोल नहीं पाते। पहला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन इन whom द चाइल्ड रिपोज ट्रस्ट। ठीक है, जब भी सेक्सुअल हरास्ड कोई विक्टिम है, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है किसी चाइल्ड पे, ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन होते समय क्या होता है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है किसके प्रेजेंस में होता है? या तो उसके पेरेंट हो या उनका कोई आदमी ऐसा हो जिस पे वो बच्चा ट्रस्ट करता हो, ठीक है, उसके प्रेजेंस में ही मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उस बच्चे का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इज स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफी मटेरियल इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड एन ऑफेंस? क्या स्टोरेज ऑफ मतलब क्या पोर्नोग्राफी मटेरियल को स्टोर करना जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो क्या एक ऑफेंस है? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, द सैलरीज एंड अलाउंस पेएबल टू CIC शैल बी द सेम एज दैट ऑफ। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द CIC के सैलरी अलाउंस कैसे होता है? एज द सेम एज दैट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल ही सैलरी होती है किसकी? CIC की, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, RTI का जो होता है CIC। नेक्स्ट, ये भी आपका पॉलिटी क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1858 में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए,
While recording the statement of a child, the police officer recording the statement shall not be in uniform। ये लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। NPS shall allot pension account to, NPS shall allot pension account to मतलब NPS जो है किसको अलॉट करता है? सभी को। एवरी सब्सक्राइबर, सभी को पेंशन भी देता है क्या? NPS, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो भी आपका जाएगा उसके साथ पेंशन भी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पेंशन फंड मैनेजर शैल हैव द लिबर्टी टू इन्वेस्ट द फंड आउटसाइड इंडिया। क्या बोल रहा है इसमें? द पेंशन फंड मैनेजर शैल हैव द लिबर्टी टू इन्वेस्ट द फंड आउटसाइड इंडिया। नहीं, जो पहली बात तो ये है कि NPS को रेगुलेट कौन करता है? PFRD है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसी में बोला जा रहा है कि जो पेंशन फंड मैनेजर होता है, क्या आपके जो भी आपका NPS में इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या आउटसाइड इंडिया को उस इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं, उस फंड को इंडिया से बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेक्सुअल इंटरेस्ट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन अंडर द पॉस्को एक्ट टू इनवाइट एक्शन, ठीक है। यह स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेक्सुअल इंटरेस्ट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन अंडर द पॉस्को एक्ट टू इनवाइट एक्शन, मतलब कि एक्शन लेने के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि उसमें सेक्सुअली इंटरेस्ट रहा हो किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, द PFRDA, ये भी आपका NPS से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये NPS का रेगुलेटर होता है क्या? PFRDA, अभी जो बताया मैंने, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? शैल बी लाइबल टू पे नाइदर इनकम टैक्स नॉर द वेल्थ टैक्स। द PFRDA shall be liable to pay nothing, means neither income tax nor wealth tax। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रिक्वेस्ट अंडर RTI शुड बी डिस्पोज्ड बाय द CPIO एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट। मतलब ये पूछा जा रहा है, RTI क्वेश्चन है, ठीक है, RTI से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन मांगते हो RTI में, कितने दिन के अंदर मिल जानी चाहिए? तो आंसर सभी पता है, 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई जनरली मिल जाती है, वर्किंग डेज। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर RTI एक्ट। ये पूछा जा रहा है ना कि RTI एक्ट के अंतर्गत इनमें से कौन सा है जो पब्लिक अथॉरिटी नहीं मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नॉट फाइनेंस बाई द अप्रूव्ड गवर्नमेंट। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नॉन मतलब NGO जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं फाइनेंस की जाती है, वो RTI एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स and do not create any justiciable rights in favor of the individual। क्या यह कथन सही है? यस, ये कथन सही है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स एंड डू नॉट क्रिएट एनी जस्टिसिबल राइट्स इन द फेवर ऑफ इंडिविजुअल। तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेना आप लोग, ये कोर्ट में जस्टिफिएबल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन से समझ में आया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं ASO में, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट जो भी बोल लो आप लोग, ठीक है, सेम पोस्ट है, नाम डिफरेंट है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और जितना हो सके शेयर करें, बाकी लोग भी जुड़ सके। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इस वीडियो पे, उसी के अकॉर्डिंग मैं दूसरे सेक्शन के वीडियो भी लेके आऊँगा, मतलब कि आपके इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।